नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर इज किंग का मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जी हां, इन दिनों एआई को लेकर खबरें काफी तूल पकड़ रही हैं और लगातार ईटी नाउ स्वदेश हर वो खबर आप तक पहुंचा रहा है। एआई जो है वो ताकत भी बन सकता है और एआई जो है वो आफत भी बन सकता है, लेकिन इसके पॉजिटिव्स हमें पकड़ने हैं। बहरहाल आज की जो खबर है वो है विंजो का एआई जाल, गेम या फिर घोटाला। देखिए, अगर आप या आपके फैमिली मेंबर में से कोई ऑनलाइन गेम के शौकीन हैं तो ये शो और आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, और इसमें खुलासा हुआ है कि करीब 3,500 करोड़ के बड़े फ्रॉड्स किए गए हैं। विंजो पर आरोप लगा है कि वो यूजर्स को ऑनलाइन गेम के नाम पर इंसानों से गेम खेलने का जासा देकर बॉट या फिर एआई के जरिए फिक्स एल्गोरिदम पैटर्न पर गेम खिलवाता है। यूजर समझते हैं कि उनके साथ जो गेम खेल रहे हैं वो कोई इंसान है या कोई ह्यूमन है जो कि गेम खेल रहा है, जिससे उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। क्योंकि अगर इंसान इंसान के साथ गेम खेल रहा है तो फिर स्ट्रैटेजीज पैन आउट होंगी, गेम खेली जाएगी और फिर जीतने की संभावना। लेकिन गेम अगर आप मशीन के साथ, तकनीक के साथ खेल रहे हैं तो गेम में सामने कोई इंसान नहीं बल्कि बॉट या फिर एआई होते हैं। तो अलग तरीके से आप भी इसी तरह के ऑनलाइन गेम में रुचि अगर रखते हैं तो इस तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। सावधान करने के लिए आज का कंज्यूमर किंग का मुद्दा यही है। और आपको बता दें, विंजो का एआई जाल क्या गेम है या घोटाला, यहां से आगे आने वाले आधे घंटे में आपको समझाने की कोशिश होगी। चलिए करते हैं शुरुआत। बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और एक एक कर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। आदित्य देशवाल, साइबर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय सहाय, एक्स आईपीएस एडीजीपी कर्नाटका, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आदित्य, शुरुआत आपसे करेंगे। शुक्रिया, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन गेम्स का चलन और साथ ही उसका एडिक्शन कुछ इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब इसमें धोखाधड़ी के भी कई सारे केसेस निकल कर आते हैं। अब क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से साइबर लॉयर एक्सपर्ट हैं तो लीगल एंगल से इस पूरे के पूरे मामले को आपसे समझना चाहूंगी। विंजो एआई का जाल ये गेम है या फिर घोटाला है? जो सिचुएशन, जो केस हमारे सामने आए हैं, गेमर्स जो हैं वो अगर ह्यूमन टू ह्यूमन खेल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर इंसान किसी चैटबॉट के साथ, एआई के साथ खेल रहा है तो फिर जीतने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम्स होंगे। वो एल्गोरिदम्स से आप कभी भी उनके आगे नहीं जा पाएंगे। लीगल एंगल से इस पूरे केस को, सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? शुरुआत वहीं से करेंगे। जी, आपको नमस्कार और आपके को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से विंजो का जो पूरा एक क्रम सामने आया है, तो ये पूरी तरीके से एक घोटाला है। और बट लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको टिप्पणी करना चाहूँगा कि ये जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये 2023 की ट्रांज़ैक्शंस हैं। 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पार्लियामेंट ने पारित किया और इस लॉ के तहत जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, मनी गेम्स हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स वो गेम्स हैं जो कि यूज़र को एक बढ़ावा देते हैं, यूज़र के मन में ये मंशा रखते हैं कि वो उससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि उससे वो पैसा कमा सकता है, जीत के वो पैसा कमा सकता है। इसमें इन इन ऑनलाइन मनी गेम्स को आप सट्टे या पोकरबाजी की तरह से आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। बट हाँ, आज के समय में जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, वो पूरी तरीके से इल्लीगल नहीं है। सिर्फ वो ऑनलाइन गेम्स इल्लीगल हैं जो यूज़र के मन में ये एक्सपेक्टेशंस जगाते हैं कि वो इसको खेल के बेटिंग के थ्रू पैसा कमा सकता है। तो उसके अलावा अगर आप दूसरे ज़रिए से आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, चाहे वो ई-स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि डोटा, फीफा, वो पूरी तरीके से लीगल हैं। बट जहाँ पे ऐसी कोई मंशा यूज़र के मन में जागृत होती है कि इनको खेल के वो पैसे कमा सकता है, तो इस तरह के गेम्स के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। जहाँ तक बात अगर हम बात करें कि विंज़ो के केस की,
तो एक ये पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ यूज़र खेल रहे हैं उनके वो बॉट्स हैं पीछे उस इंटरफ़ेस के या वो रियल यूज़र्स हैं जिनके साथ वो कॉम्पीट कर रहे हैं। और जिस तरीके से विंज़ो ने इस पूरे प्रकरण में किया है, ये पूरी तरीके से इल्लीगल है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ हैं क्योंकि जो पैसा उन लोगों ने जनरेट किया यूज़र से, वो उन्होंने अपनी शेल कंपनीज़ को बाहर ट्रांसफ़र किया और एज़ पर द एलिगेशंस वही पैसा उन लोगों ने अपनी सब्सिडियरी कंपनीज़ जो कि बाहर शेल कंपनीज़ थी, उनसे लोन के तहत भारत में मँगा लिया। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ उनके ऊपर हैं और बट लेकिन जहाँ तक आपकी बात यूज़र्स की है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, वो पूरी तरीके से वैलिड हैं, बट लेकिन ऐसे कोई भी गेम्स जिसमें बेटिंग का वो आपको ऑप्शन देते हों। ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध है अगस्त 2025 के बाद क्योंकि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स अगस्त 2025 में भारत की पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर दोज इनसाइट्स। और इस बीच आपको बता दें कि विंजो का बड़ा फ्रॉड इस वक्त सामने आया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी विंजो ईडी के जांच के घेरे में है। ईडी ने विंजो से जुड़े विदेशी बैंक खाते में जमा रकम जो है उसे अटैच करते हुए ये जांच की है। लोगों को असली खिलाड़ी की जगह बॉट और एआई साथ ही चैटबॉट्स के साथ गेम खिलाकर अवैध कमाई की जांच हो रही है इस वक्त विंजो के खिलाफ। ईडी के मुताबिक ये मामला हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है और एजेंसी इसका जांच में अब तक का कई बड़े खुलासे होने का दावा भी है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पवन दुग्गल साहब भी हैं हमारे साथ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और संजय सहाय एक्स आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आपके फर्स्ट टेक से शुरुआत करना चाहूंगी सर। मुझे लगता है कि इस तरीके के गेम्स काफी कुछ चल रहे हैं और जो प्रोमलगेशन हुआ है, बैन किया गया है गेम्स का, तो ये जो है रेगुलेशन होने से तो फिर भी कुछ कंट्रोल आता है। अगर आपने पूरा प्रोहिबिट कर दिया तो वो ऑफशोर चले गए हैं। तो ये गेम्स चल रहे हैं और तेलंगाना में पिछले 7-8 साल से बैन है, उसके बाद भी ये गेम्स पूरे तौर पे चल रहे हैं। ये जो पहले एक्सपर्ट ने हमें बताया, तो ये जब से प्रोहिबिशन हुआ है उसके बाद से भी देखा जा रहा है कि ये गेम चल रहे हैं। कुल मिला के हमें ये समझना होगा कि हम कितने भी रेगुलेटर्स या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगाएं, हमारे पास इस पे पूरा कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। जब कंप्लेंट्स चीटिंग क्या है, चीटिंग के कंप्लेंट्स आने के बाद हमें पता चला धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। एक्चुअली जब ये चल रहा है तो इस टेक्निकल फील्ड में और जिस तरीके से ये गेम्स चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। रियल मनी गेम्स को बैन भी इसी कारण किया गया था क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से स्किल गेम्स और चांस गेम्स अलग होते हैं और चांस गेम्स को गैम्बलिंग में माना जाता है, स्किल गेम्स को गैम्बलिंग में नहीं माना जाता है। लेकिन ब्रॉडली अब ये देखा जा रहा है कि स्किल गेम्स और चांस गेम का जो डिफरेंस है, जो कि कोर्ट एक्सेप्ट करती है और जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो केस हुआ है ये तो टिपिकल उसी का है क्योंकि हम उसमें घुस रहे हैं ये गेम ऑफ स्किल सोच के। जो भी यूजर्स जा रहे हैं कि गेम ऑफ स्किल सोच के हम जा रहे हैं, और वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, वो गेम ऑफ, मैं बोलता हूं, ब्रूट फोर्स है क्योंकि यू आर बैटलिंग इट आउट अगेंस्ट अ बॉट। और बॉट का जो ट्रेनिंग और बॉट का जो कैपेबिलिटी है वो ह्यूमन चैलेंज नहीं कर सकता। अभी ये परिस्थिति है, कम से कम रेगुलर यूजर तो बिल्कुल ही नहीं चैलेंज कर सकते हैं। 1997 में डीप ब्लू ने ग्रैंड मास्टर को हराया था और 2016-17 में अल्फागो ने गो के वर्ल्ड मास्टर को हराया था। आफ्टर दैट इंटरनेशनल चैंपियन वो बोले कि मैं खेलूंगा ही नहीं क्योंकि जब मुझे मशीन हरा सकता है। तो 2023 के दिसंबर तक ये डायरेक्ट आपका बैटल बॉट के साथ था और 2023 के बाद इनके पास जो डॉर्मेंट इनएक्टिव यूजर्स थे उनका पूरा डेटा लेके इन्होंने एक सिमुलेटेड टाइप का एक जो है पर्सनालिटी बनाया। तो वो सिमुलेटेड जो है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा वाज स्टिल वेरी स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट विद द यूजर। इसके अलग जो पूरी प्लानिंग थी कि जैसे आप घुसते हैं, बाकी जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं तो पहली बार दूसरी बार आपको थोड़ा थोड़ा उसमें मुनाफा मिलता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वहां जो है वो धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगते हैं और आपको पैसा वापस नहीं आता है। तो इट वॉज ए रिस्ट्रिक्टिव गेमिंग प्रैक्टिस
कि पैसा एक लेवल के बाद आपको पैसा भी नहीं आएगा, बाकी जो घोटाला हो रहा है तो हो ही रहा है। अब इसमें 25 करोड़ लोग, अब ये बहुत ही मानना मुश्किल है कि 25 करोड़ लोग फ्रॉड हो रहे हैं, और सरकार को, रेगुलेटरी एजेंसीज को, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को 2021 से 2025 तक नहीं पता चला, तो हम ये भी मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि प्रोहिबिशन के बाद भी आज जो है बड़े ही मास स्केल पे ये सब चीज चल रहा होगा। एक आध केस कभी कोई आगे आया तो वो अलग बात है। सो ब्रॉडली ये पूरा गैमेट है, और ये पूरा जो एक शेल कंपनीज का और मनी का राउटिंग मैकेनिज्म है। तो यहां जो है और पूरे मिला के करीब करीब 3500 करोड़ का घपला है। सीजर्स इनके 690 700 करोड़ हुए, बाकी सब सीजर्स मिला के 1900 के ऊपर तो सीजर्स या कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। अब जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आते हैं तो मुझे लगता है कि उसके जितने भी सेक्शन है एवरीथिंग इज एप्लीकेबल, पूरे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पूरे कंसीलमेंट है, और ये दिखाया गया है कि अनटेंटेड पैसा नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा टेंटेड पैसा है, उसको अनटेंटेड दिखाया जा रहा था। तो ब्रॉडली सुपरफिशियल ये है। लेकिन यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या सरकार को, क्या रेगुलेटर्स के पास कोई ऐसा टूल या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो इसका मॉनिटरिंग कर सके? एप्स की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, और एप्स का व्हाइट लिस्टिंग या लीगलाइजेशन क्यों नहीं होता है? कोई भी ऐप इंडिया में नहीं चलना चाहिए, पर्टिकुलरली जहां रियल मनी का खेल हो रहा है। कुछ भी हो, जहां मनी का ट्रांजैक्शन है, वो ऐप बिना भारत सरकार के अप्रूवल के नहीं चलना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, एंड डिजिटल मॉनिटरिंग शुड बिकम आवर डे टू डे प्रैक्टिस। नहीं तो जो डिजिटल वर्ल्ड में घपला हो रहा है, 54,000 करोड़ का हमारा हुआ, वो पूरे मिला के डिजिटल अरेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कैम 3-4 साल में। 54,000 करोड़ का अगर फिजिकल वर्ल्ड में घोटाला होना तो पूरा का पूरा देश बैठ जाएगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए क्रिमिनल स्टेट। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, एंड वी हैव नो आइडिया एज टू हाउ टू गो अहेड विद इट। बिल्कुल, धोखाधड़ी का बिल्कुल नया और अलग अंदाज। अब जितनी तकनीक आएगी उस तकनीक के साथ साथ भी धोखेबाज जो हैं वो अपनी अलग अलग पैंतरे जो है आजमाएंगे। बहरहाल यहाँ विदेशी खातों से 505 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। कंपनी के यूएस और सिंगापुर के विदेशी बैंक खातों में रखी रकम जो है वो जब्त की गई है। ईडी ने 55 मिलियन US$ यानी करीब 505 करोड़ जब्त किए हैं, और खाते कथित तौर पर कंपनी की विदेशी शैल कंपनियों के नाम पर संचालित किए गए हैं। इन खातों का नियंत्रण कंपनी से जुड़े प्रमुख लोगों के हाथ में है। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आदित्य एक बात बताएं, सबसे बड़ा और एक बड़ा ही जेनेरिक सा ये सवाल पैदा होता है कि अगर यूजर को ये नहीं बताया गया कि वो सामने जिसके साथ गेमिंग खेल रहा है वो एआई है या बॉट है, तो क्या ये चीटिंग के तहत आईपीसी कोड्स होते हैं, उन कोड्स में स्पष्ट नहीं साबित होता है, या किसी धारा के तहत एक बड़ी चीटिंग नहीं कही जाएगी इसे? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और जिस प्रकार से इस पूरी घटना को और इस विंज़ो के केस में अंजाम दिया गया, तो ये पूरी तरीके से चीटिंग का केस है, जालसाज़ी का केस है। ऐसा भी निकल के आया है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कि इनिशियली जब यूज़र्स ने गेम्स खेलने शुरू करे तो उनको ईज़ी बॉट्स के अगेंस्ट कम्पीट कराया गया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड दे गॉट इंड्यूस्ड टुवर्ड्स प्लेइंग मोर दीज़ गेम्स। और जैसे-जैसे वो उनको छोटी रकम उनको जिताई गई, जिससे वो और इंड्यूस हो जाएँ, और जैसे-जैसे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, उनको डिफ़िकल्ट बॉट्स के अगेंस्ट कम्पीट कराया गया, जहाँ से जीतना बहुत मुश्किल था। उसके अलावा भी जो जीती हुई रकम की जो धनराशि थी, उसके विथड्रॉल के लिए भी रिस्ट्रिक्टिव मैकेनिज़म्स यूज़ किए गए। सो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल डेफ़िनेटली ये पूरा जालसाज़ी का मुकदमा है, और इन्हीं सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए ईडी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, और अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कितने हज़ार करोड़ का और कितने 100 करोड़ का ये पूरा मामला निकल के आया है, जिसमें इतने एन नंबर ऑफ यूज़र्स को चीट किया गया, उनके पैसों के साथ धोखाधड़ी की गई। और अगर हम इस एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हट के भी इस पूरी घटना को देखें, सो वी ऑल अंडरस्टैंड एंड नो कि किस तरह का डीप
डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरह की जो गेम्स हैं वो अपने यूजर्स के ऊपर डालते हैं। और इसमें मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो दे आर वेरी प्रोन एंड दे आर नॉट वेरी लिटरेट इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल टर्म्स और द फाइनेंशियल टर्म्स, और वो बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं होते हैं। उनका माध्यम ही ये है कि लालच ही उनका माध्यम है इन गेम्स को खेलने का, इस मंशा में कि शायद वो और जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। सो इट इज नो लेस देन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो जो इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है और फाइनेंशियल लॉस जो वो सफ़र करते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो सफ़र करती हैं। हमने सुसाइडल इंसिडेंट्स और भी देखे हैं कि कितने-कितने लोगों ने अपने पैसे हारने के बाद, इन गेम्स में हारने के बाद सुसाइड कर लिया। सो इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ही, फाइनेंशियल लीगल एस्पेक्ट भी है, इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है जो कि सोसाइटी के ऊपर इन गेम्स की वजह से पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि कैसे बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स के फ़ोन्स को, डिजिटल डिवाइसेज़ को मिसयूज़ करके कई तरह के परचेज़ इन इन ऑनलाइन गेम्स में होते हैं। एंड दे स्पेंट लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी बाय पुटिंग इनटू ऑन दीज़ ऑनलाइन गेम्स। सो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है 2023 का, उस टाइम पे रेगुलेशंस उतनी नहीं थी और अवेयरनेस इतनी नहीं थी जनरल पब्लिक यूज़र्स में। बट लेकिन जैसे-जैसे हम देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे, अगर सरकार ने जो प्रावधान बनाए हैं नए लॉ में, अगर उनको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देन आई एम होपफुल कि इन सब चीज़ों के ऊपर लगाम लगेगी। बिल्कुल, और उम्मीद यही करेंगे क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की कमाई जो है एक तरह से स्वाहा हो जाती है। इनफैक्ट ईटी नाउ स्वदेश कैटेगोरिकली वक्त वक्त पर हमारे व्यूअर्स को लगातार ये हिदायत देता भी है, अवेयरनेस क्रिएट करता ही है, और कंज्यूमर्स किंग जैसे शोज के जरिए ये अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं। लेकिन कोई भी चीज, वो कहते हैं ना कि ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और इसी वजह से इन दिनों तकनीक और एआई इतने ज्यादा आगे बढ़ चले हैं कि इसमें से अगर आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कुछ आप कर पाए तो बेहतर है। लेकिन इन सारी चीजों के अगर किसी ना किसी तरह से जाल में आप फंस जाएंगे, या अट्रैक्शन में आप फंस जाएंगे, एडिक्शन में, या कहते हैं एक्सेस, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, आप फंस जाएंगे तो फिर बुरा है। और बहरहाल यहाँ जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, विंजो के एआई जाल की हम बात कर रहे हैं, जो रकम जब्त की गई है, विदेशी शेल कंपनियों का लिंक यहाँ पर पाया गया है। जब्त रकम जो है विंजो यूएस इंक, विंजो एसजीपीटी लिमिटेड के नाम पर रखी गई थी। दोनों विदेशी यूनिट शेल कंपनियों के रूप में काम कर रही थी और दोनों कंपनियां पवन नंदा और सौम्य सिंह राठौर के नियंत्रण में थी। भारत में अवैध तरीके से कमाया धन निवेश के नाम पर विदेश भेजा जा रहा था। तो ये भी एक टैंजेंट है, ये भी एक एंगल है जिसको हमें देखना चाहिए। भारत से ही की गई कमाई जो है वो विदेशों में जा रही थी। संजय जी, ईडी की जांच प्रक्रिया कैसी होती है, इस पर अगर आप कोई रोशनी डाल सके। हजारों करोड़ जैसे बड़े आर्थिक अपराध जब होते हैं तो ईडी की कार्रवाई जो है वो किस आधार पर होती है? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जब बनते हैं तो ईडी स्टेप वाइज क्या कुछ करती है? आपके पास अगर कुछ इनसाइट्स हैं इसके? देखिए, ईडी कोई अपना डायरेक्ट केस नहीं करता है, तो इस केस में भी जो है बैंगलोर, दिल्ली, गुरुग्राम और राजस्थान में ये सब केसेस हुए, चीटिंग के केसेस थे। वो चीटिंग के केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने में आगे कुछ पता चला कि ह्यूज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और क्राइम है। इसको देखते हुए पूरे केसेस जो है ईडी के पास भेजे गए। ईडी का प्राइमरीली है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पूरा जो ये एक्ट बना है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बेसिस पे बना हुआ है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जो है आप मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है उसको गलत तरीके से उसको भेजा जा रहा है, कंसील किया जा रहा है और उसको दिखाया जा रहा है कि अनटेंटेड मनी है। ना मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मैकेनिज्म में या तो हवाला या तो सेल कंपनीज, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक जो है वो ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है और वहां से उसका पूरा लाइफ साइकिल हो रहा है। ये दो जो आप कंपनीज की बात कर रहे हैं ये शेल कंपनीज है। कम से कम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में तो ये क्लियर कट शेल कंपनीज दिखते हैं और ये दोनों जो ओनर हैं वो उस कंपनीज में भी वो डायरेक्टर है या दे हैव अ ओनरशिप स्टेटस इन दोस कंपनीज। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और एक मनी ट्रेल जिसको हम बोलते हैं ईडी के भाषा में और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के भाषा में, तो मनी ट्रेल जब हम देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहां से कैसे वो जा रहा है। बहुत शेल कंपनीज जो है वो सर्कुलर ट्रेडिंग के रूप में भी जाते हैं, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा और वो 10-10% करके ये पूरे का ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि एक लीगल बिजनेस चल रहा है, वेयर एज एक्चुअली देयर इज नो लीगल बिजनेस बिहाइंड।
ये पैसा जो है शेल कंपनीज में जा रहा है, इन्हीं के शेल कंपनीज है, इन्हीं के कंट्रोल में, और देन इट इज बीइंग प्लाउड बैक इन इंडिया। ये खाली नहीं है कि वहीं जाके रुक गया, इट इज बीइंग प्लाउड बैक टू इंडिया। 150 करोड़ आया और दूसरा कोई 150 करोड़ का एक और खेप ये भारत वो भेजना चाह रहे थे उस समय जो है, बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नॉट बीइंग कंपल्सरी, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नॉट बीइंग अवेलेबल, तो वो लास्ट जो है 150 करोड़ का वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया। कुल मिला के ये जो हमें प्रूव करना रहता है ईडी में, एंड दैट इज थ्रू द फ्लो ऑफ इलीगल मनी और मनी लॉन्ड्रिंग एज वी कॉल इट, कि जहां से शुरू हुआ पहला उसका क्रिएशन उसी कारण के लिए हुआ, टू जनरेट इलीगल मनी, टू जनरेट अ कैश विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर। वहां से चल के एक रास्ते से घूमते हुए वो वापिस जो है उसी ओनर्स के पास आता है, या वो ओनर्स उसको यूज करते हैं जहां उनको मौका मिलता है, और जिस तरीके से उसको पूरा जो है जाल बिछाया जाता है। सो दिस इज व्हाट प्राइमरीली पीएमएलए डज, और ईडी पीएमएलए के अंडर में इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके पहले भी एक क्रिप्टो का रिलेटेड केस आया था, करीब करीब ऐसा ही था, 6-8 महीने पहले ईडी का एक केस था, और तकरीबन इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन था। माइट बी दैट वाज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। Now, most interesting part about this whole thing is because I write on real money games, prohibition वगैरह पे भी मैं लिखता हूं, तो इसमें क्या है कि हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी तक मुझे कहीं मॉनिटरिंग नहीं दिख रहा, और प्रोमलगेशन के बाद जो बैन हुआ, ये बैन होने के बाद बहुत इंटेंस लेवल ऑफ मॉनिटरिंग चाहिए, नहीं तो ये 38,000 करोड़ का जो व्यापार है, 38,000 करोड़ का व्यापार था जब इसको क्लोज किया गया था, तो 38,000 करोड़ का कितना ऑफशोर में आ गया, और इसी तरीके का धंधा चल रहा है। क्योंकि अगर ये इलीगल हो रहा है पूरा का पूरा, तो कस्टमर को कोई भी उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं होगा, उसको कभी भी कोई कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा, और ये 25 करोड़ लोगों का भी वही हश्र होने वाला है ज्यादातर। तो हम इस लेवल पे अभी हैं कि इस तरीके का क्राइम, जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स डन थ्रू टेक्नोलॉजी इन अ स्प्लिट सेकेंड मैकेनिज्म, और कंप्लीटली कवर्ड या कंप्लीटली एनक्रिप्टेड मैकेनिज्म से हो रहा है, उसको क्रैक करने का हमें कोई जरिया निकालना होगा। जैसे चीटिंग के बारे में बात करें, अभी भी हम जो आईपीसी के उस पर जाते हैं, वी स्टिल डोंट हैव एनी एक्ट रिगार्डिंग डिजिटल क्राइम, और इस क्राइम को अगर पीएमएलए आप नहीं लगाते हैं तो इट विल नॉट बी अ वेरी ग्रेव क्राइम। एक डिजिटल क्राइम्स एक्ट करके इस देश को जरूरत है, जिसमें क्लियर कट बताया जाएगा कि ये इस तरीके के क्राइम है, उनका ये पनिशमेंट है, उसके ऊपर पीएमएलए लगे नहीं लगे वो अलग बात है। इन देमसेल्व्स दे आर ह्यूज क्राइम्स एंड दे आर हैविंग अ सॉलिड इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। एब्सोल्युटली। पवन दुग्गल साहब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, शुक्रिया समय देने के लिए। और हम इस वक्त विंजो में जो एआई जाल है और किसी ह्यूमन के साथ आप खेल रहे हैं, इस तरह की धोखाधड़ी, और इवेंचुअली आप चैटबॉट के साथ चैटबॉट के साथ खेल रहे हैं, इस धोखाधड़ी पर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले क्विकली, क्योंकि समय की पाबंदी, आपसे सवाल, अगर किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बॉट या एआई के जरिए यूजर को ह्यूमन प्लेयर के साथ खेलने का भ्रम दिलाया जाए, तो क्या इसे साइबर फ्रॉड की श्रेणी में माना जाएगा, या सिर्फ ये किसी तरह का एथिकल उल्लंघन माना जाएगा? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार का एक क्राइम है। कारण ये है कि जब आप बिना बताए किसी उपभोक्ता के साथ बॉट से बातचीत करवाते हैं और बताते हुए के साथ आप इंसानों से बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको मालूम है कि झूठे इलेक्ट्रॉनिक आप बना रहे हैं रिकॉर्ड, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी फॉर पर्पसेस ऑफ चीटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी फॉर द पर्पसेस ऑफ हार्मिंग समबडीज रेपुटेशन के दौर के तहत आप भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को आप इन्वोक कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी थेफ्ट का क्राइम भी बनता है, सेक्शन 66C भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। और ऑब्वियसली जब आप इस तरह का काम करेंगे, तो आप चीटिंग करेंगे बाय पर्सोनेशन, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, तो वहां पर धारा 66D भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत भी आप ऑफेंस करते हैं। हाँ, अनएथिकल तो है ही है भाई, आप बिना किसी और व्यक्ति को बताए हुए आप उसे ऐसे एक भ्रम में डाल रहे हैं कि आप इंसानों से बात कर रहे हैं, जो वास्तविक तौर में आप बॉट से बात कर रहे हैं, तो अनएथिकल तो है ही है, लेकिन कानून के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के दायरे में भी आ जाता है। तो द मोमेंट आपको पता लगे
तो आप तुरंत इनके बरखिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ ये ग्राउंड बन सकता है ग्रीवेंस के लिए, क्योंकि ये तो बड़ा जबरदस्त ग्रीवेंस है कि साहब आपकी इजाजत के बगैर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो फिर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत रूल 3B के तहत भी आप आईटी रूल 2021 के तहत अपना ग्रीवेंस दाखिल कर सकते हैं और इनकी शिकायत भी की जा सकती है। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जी तो आज पवन आप जी। ये मत समझ लीजिए कि ये ऐप ने जो हाँ कुछ जी करना चाहे कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास रेमेडीज हैं। जी 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 बिल्कुल। पवन जी, मौजूदा हमारे जो आईटी कानून हैं और डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं, वो इस तरह के एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को पकड़ने और साबित करने के लिए क्या पर्याप्त हैं, या यहाँ पर भी बेहतरी, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत है? मुझे लगता है कि अभी भारत के पास कोई डेडिकेटेड कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति नहीं है। ना ही हमारे पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम के प्रति कानून है। हालांकि हम लोगों ने साइबर क्राइम को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय जो आईटी एक्ट है उसके तहत हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके कानून पर्याप्त हैं, तो ये कानून बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर रोशनी डालेंगे और उसका शोध या विश्लेषण करेंगे, तो आपको पाएंगे कि साहब ये जो लॉ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं करता। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेटा फिड्यूशरी होने के नाते आपका डेटा डिटरमिन करता है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है या कलेक्ट करना है, तो उस तरह के केसेस तो डीपीडीपी एक्ट में कवर ही नहीं होते। तो ये ऑलरेडी कानून काफी हद तक जो है डेफिशिएंट है और इनफेक्चस भी हो गया है। इसलिए ये कानून 2023 का था। 2023 में एआई इतना ज्यादा बुलंद नहीं हुआ था जितना आज हो चुका है। तो इसलिए वो पूरी तरीके से अभी कारगर नहीं है। मुझे लगता है ना केवल आपको कानून को इफेक्टिवली ज्यादा इलैबोरेट करके लाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के दृष्टिकोण में भी आपको और आगे कदम उठाने होंगे। बिल्कुल अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। आज पुलिस वाले के पास जाएं, ये मुकदमा लेके जाएं, वो आपको पुलिस थाने से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको ये जी चीजें समझ ही नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगता है जितनी आप पुलिस अधिकारियों की भी कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। और प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहा है। एब्सोल्युटली जिस हिसाब से चीजें डेवलप हो रही हैं, तो हमें भी घुड़सवारी करते हुए, बिल्कुल शेर की सवारी करते हुए ही अपनी स्ट्रैटेजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। समय की पाबंदी जिसके चलते हमें चर्चा को यहीं रोकना होगा। पवन जी, संजय जी, आदित्य जी, बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर गेम आप खेल रहे हैं ऑनलाइन और उसमें सामने आपके कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम बैठा है, अगर जीत आपकी स्किल से नहीं किसी कोड से तय होती है तो फिर इसे गेम नहीं एक जाल ही कहा जाएगा। फिलहाल कंज्यूमर किंग के इस मुद्दे में इतना ही, इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।